हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एसपी शुक्ला आप सभी विज्ञ साथियों का आपके अपने परिवार हिंदी गंगा में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों आपको पता है कि जो हमारा बैच रनिंग कर रहा था टीजीटी पीजीटी के लिए, कुछ दिनों के लिए रुका हुआ था, वह बैच हमारा पुनः स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है कि जो भी बच्चे अभी एक्टिव नहीं हैं वे एक्टिव हो जाएं। संस्थान के जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं स्क्रॉलिंग टेक्स्ट में, उस पर आप कांटेक्ट कर लें और टीजीटी पीजीटी का बैच आपका प्रारंभ हो चुका है। आइए, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात किया था स्वरों का वर्गीकरण, हमारा जो चैप्टर चल रहा है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार पर हमने इससे पहले 3 क्लासेस देखे हुए हैं। अगर आपने उस क्लासेस को नहीं देखा है तो उसे आप अवश्य देखें। आज ये चौथी क्लास है जिसमें हम वर्ण विचार का जो आप पार्ट पढ़ रहे थे, प्रकार पढ़ रहे थे, स्वर और व्यंजन, आज हम चर्चा करने वाले हैं व्यंजनों पर। तो आप हेडिंग डाल लीजिए व्यंजन ध्वनियां या व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। देखिए व्यंजन ध्वनियां होती क्या हैं। जैसा कि हमने जब वर्ण के प्रकार बताए तो 2 भेद स्वर तथा व्यंजन। स्वर स्वतंत्र राशियां होती हैं, वे किसी दूसरे वर्णों या ध्वनियों पर आश्रित नहीं होती, जबकि व्यंजन वर्ण वे ध्वनियां होती हैं जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं। तो पहली चीज तो व्यंजन में आप लिख लीजिए जो स्वरों की सहायता से, जो स्वरों की सहायता से, जो स्वरों की सहायता से उच्चरित होती हैं, जो स्वरों की सहायता से उच्चरित होती है। एक चीज ध्यान दीजिएगा साथियों, जितनी भी व्यंजन ध्वनियां आपको मिलेंगी उसमें आपका छोटा आ छिपा होता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम बात करें आपसे क कैसे लिखा जाएगा। अगर आप इसको स्वर रहित करोगे तो क प्लस आ होगा। हम बहुत जल्द इसको स्वर रहित और स्वर सहित करना जब सिखाएंगे तो वहां पर बताएंगे। तो जैसे क में आप देख रहे हो तो क प्लस आ लिखा, और ये का क्या है आपका, ये आपका स्वर रहित है, यानी इसमें स्वरों को निकाल दिया गया है। और जब स्वर रहित हो गया यानी ये छोटा आ क्या हो गया, बाहर हो गया। जैसे 12 खड़ी आपने पढ़ा होगा, कक्का की बड़ी की लेते हैं तो इसमें देखो आप देखेंगे कि का प्लस बड़ी ई छिपी हुई है। तो का प्लस बड़ी ई, तो व्यंजन वर्ण यानी आप समझ गए कि व्यंजन वर्ण क्या होती हैं, वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोली जा सकती, वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से उच्चरित होती हैं, या हम ये कह दें वे व्यंजन वर्ण या वे ध्वनियां जो मुख से अबाध रूप से, अबाध का मतलब बिना किसी रोक टोक के नहीं, किसी ना किसी भाग को स्पर्श करके कुछ ना कुछ गति जो होती है रुक कर बोली जाती हैं, वही व्यंजन ध्वनियां कहलाती हैं। इतनी सी बातें समझ में आई कि नहीं। तो व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, जो स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं। इनकी संख्या आपसे पूछा जाए कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, 33 है। तो आइए हम व्यंजनों का वर्गीकरण करने से पहले व्यंजन वर्ण पर चर्चा कर लें। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। थोड़ा सा एक सेकंड इसको मोटा करते हैं, बहुत दिन बाद आज मार्कर पकड़ा हुआ है इसलिए कुछ दिक्कत ला रहा है। चलिए देखिए साथियों, व्यंजन वर्ण कौन कौन सी ध्वनियां होती है पहले आप लिखिए, आप हमारे साथ लिखेंगे। पहले आपका आता है वर्ग, वर्गीय व्यंजन का वर्ग के अंतर्गत देखिए आप आएंगे के, खे, गे, घे, एंगे। आप देखो यहां पर एंगे, ये बिंदी टाइप के जो प्रश्न आएंगे आगे हम चल के चर्चा करेंगे। जब आप व्यंजन वर्ण लिख रहे हैं तो इसी व्यंजन वर्ण में आप अंगा को अगर ध्यान से देखिए तो अंगा में बिंदी आ रही है। अभी जब ये आपका व्यंजन वर्ण समाप्त हो जाएगा तो वहां पर हम आपसे अयोगवाह पर जब चर्चा करेंगे तो अयोगवाह के अंतर्गत आपके अनुस्वार और विसर्ग आते हैं, उसी में आप अन पढ़ेंगे। अन ऊपर जो बिंदी लगती है, आगे चलकर इसी में आप पढ़ेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन डे और ढे, उसमें बिंदी नीचे लगेगी। और आगे जब पढ़ेंगे तो उसी में नुक्ता चिन्ह। थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं साथियों, जरा सा आप इसको भी देख लीजिए। जो ध्वनियों में बिंदी का प्रयोग किया जा रहा है, ये बिंदी जो आप देख रहे हो, एक बिंदी ये ऊपर लग रही है, एक साइड में, एक नीचे की तरफ और एक इधर लगती है। तो 4 प्रकार की जो बिंदियां हैं, ये ऊपर वाली जो बिंदी होती है
इसको अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, ये अनुस्वार है। क्या है साथियों, अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब होता है अन, अन की बात कर रहे हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट चाहे तो आप नोट कर लीजिए साथियों, नोट कर लीजिए, ये अनुस्वार और विसर्ग यानी अयोगवाद ध्वनियां जो होती हैं ये केवल और केवल स्वरों के साथ प्रयोग की जाती हैं। बहुत सारी पुस्तकों में आपने देखा होगा कि आपको लिखा मिला हुआ होता है कि व्यंजन, ये जो अनुस्वार और विसर्ग होती हैं इनका प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ भी होता है। लेकिन अगर जब आप उसको शब्दों को तोड़ेंगे, जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे, तब आप यह पाएंगे कि जितनी भी अनुस्वार ध्वनियां या विसर्ग ध्वनियां हैं यह केवल और केवल स्वर वर्णों के साथ ही लिखी जाती है। मैं अभी आपको एग्जाम्पल के स्वरूप में दिखाऊंगा। जैसे नोट कर लीजिए, सभी अनुस्वार ध्वनियां, सभी अनुस्वार या विसर्ग, सभी अनुस्वार लिख रहा हूं, अनुस्वार ध्वनियां, सभी अनुस्वार ध्वनियां केवल स्वरों के साथ, केवल स्वरों के साथ प्रयोग की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम अपनी भाषा की बात कर लें, हिंदी आप पढ़ रहे हो, आप अगर हिंदी की बात किया जाए, हिंदी में आप बिंदी लगाते हो, देखो हिंदी, ये इस तरीके से लगा के लिख देते हो ना। अब इसी पर आगे चर्चा करो, इस पे आपको कम समझ में आएगा। जब आप उच्चारण स्थान पढ़ोगे तो आप कंठ देखोगे, कंठ इस तरीके से भी लिखा जाएगा। जब अगर इसी कंठ में बात करें तो आपका यह प्रश्न हो सकता है कि सर जब आप कह रहे हैं कि सभी अनुस्वार ध्वनियां केवल स्वरों के साथ होती हैं तो कंठ पर हम बिंदी क्यों लगा रहे हैं, हिंदी में ऊपर हम बिंदी क्यों लगा रहे हैं, अंबा में ऊपर हम बिंदी क्यों लगा रहे हैं, उसका कारण आप जानिए। जब आप इसको तोड़ेंगे तो आप लिखेंगे क, अब इसको स्वर रहित करेंगे, क में क्या जुटा है भैया, अन प्लस ठ में ए। अब आप जब इसको तोड़ेंगे तो आप यहां से प्राप्त कर रहे हैं, देखो ये क क्या है आपका व्यंजन ध्वनि, व्यंजन वर्ण ये है, अन आपका देखो अलग से आ गया। यानी कहने का मीन्स क्या है कि जितनी भी अनुस्वार ध्वनियां और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग है, ये केवल और केवल स्वरों के साथ यानी 11 वर्णों के साथ ही इनका प्रयोग होता है। आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम इस पर बहुत विधिवत चर्चा करेंगे। और ये जो आपका पीछे की तरफ बिंदी लगती है, इसको पंचमाक्षर बिंदु के नाम से जाना जाता है, पंचमाक्षर बिंदु के नाम से जाना जाता है। और यह केवल और केवल का वर्ण के नासिक के वर्ण यानी अंगा के साथ है, यानी एक ध्वनि के साथ इसका प्रयोग होता है। किसके साथ, अंगा के साथ होता है। और ये जो नीचे वाली बिंदु होती है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, इसको ताड़न जात ध्वनि भी कहा जाता है। इसी को फेंका हुआ, इसी को फेंका हुआ ध्वनि भी कहा जाता है। और इसी को जो है विद्वानों ने उत्क्षिप्त नाम दिया है, उत्क्षिप्त नाम दिया है। और जब इसके प्रयोग से आप संयुक्त व्यंजन बनाएंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि इसी को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, द्विगुण व्यंजन। ऐसे कितने वर्ण हैं, 2 व्यंजन वर्ण हैं, एड़े और एढ़े, एड़े और एढ़े, ठीक है। इसका पूरा विश्लेषण हम आपको जब स्वर और व्यंजन का विश्लेषण करेंगे तो वहां पर बहुत अच्छे से समझाएंगे। बस अभी आप थोड़ा सा जानते हुए चलिए। और ये जो बिंदी आगे की तरफ लगती है इसको नुक्ता चिन्ह कहते हैं। कौन सा चिन्ह कहा जाता है साथियों, नुक्ता। और इसी नुक्ता चिन्ह को अरबी फारसी का भी चिन्ह कहा जाता है। अरबी फारसी वाले वर्ण या अरबी फारसी का चिन्ह कहा जाता है। क्यों अरबी फारसी का वर्ण कहा जाता है, नुक्ता चिन्हों की संख्या कितनी है, हिंदी भाषा में नुक्ता चिन्हों की संख्या, कई बार ये परीक्षा में प्रश्न आपके पूछा गया है। तो देखिए इनकी संख्या 5 बताई गई है, के, खे, गे, जे और फे। जब इस तरीके से आप वर्ण लिखेंगे तो ये अभी आपके नुक्ता चिन्ह नहीं हुए, अभी ये हिंदी के हुए। जैसे ही आप इनके आगे बिंदी लगा दोगे, का के आगे बिंदी, खा के आगे यहाँ बिंदी, गा के आगे, जा के आगे और फा के आगे, अब जैसे ही आपने इस बिंदी का प्रयोग किया साथियों, वैसे ही यह नुक्ता चिन्ह का रूप धारण किया
और ये अरबी फारसी का वर्ण बन गया। और आपको बताना चाहूंगा 1913 में 1913 ईस्वी में हिंदी साहित्य के अंतर्गत आप पढ़ते हैं राजा शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद जिन्हें सितारे ए हिंद की उपाधि दी गई। जब ये भाषा आयोग के इंस्पेक्टर बनाए गए तो इन्होंने क्या किया, जो है नुक्ता चिन्हों की संख्या कितनी बता दी, 5 बताई। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है राजा शिव प्रसाद सितारे ए हिंद के अनुसार नुक्ता चिन्हों की संख्या कौन कौन सी है, 5 क ख ग ज और फ ये नुक्ता चिन्ह है। बाकी आप एनसीईआरटी को अगर साक्ष्य मानते हैं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ख ज और फ ये 3 ध्वनियां जो होती हैं ये नुक्ता चिन्ह के अंतर्गत आती हैं या अरबी फारसी के अंतर्गत आती हैं। इस पर हम बहुत विधिवत आपके बीच में चर्चा करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक एक पहलुओं पर बहुत विधिवत तरीके से नोट्स बना के दिया जा रहा है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके पूरा का पूरा कंप्लीट नोट्स हिंदी का पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे एसपी शुक्ला एजुकेट ऐप से या हिंदी गंगा के ऐप से कहीं से भी आप पूरा नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। आशा करता हूं कि ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो बिंदी का मतलब बिंदी 4 तरीके से जो बिंदियां आएंगी इनका प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ा सा हम बात कर रहे थे व्यंजन वर्ण पर। व्यंजन वर्ण या व्यंजन ध्वनियों पर हम चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले आपने देखा के वर्ग के अंतर्गत आपने पाया कौन कौन से वर्ण हो गए, के खे ग जे और उस क ख, ये मैं उसको लिखने लगा क ख ग घ अंगे। अंगा पर मैंने चर्चा कर दिया, बहुत अच्छे से बिंदी दिख रही कि नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, अंग। फिर क वर्ग के बाद आता है आपका च वर्ग। च वर्ग के अंतर्गत आएगा च छ जे झे इया। और एक बात बताना चाहूंगा साथियों, मानक और अमानक रूप पूछा जाता है। जब हम हिंदी में वर्तनी का चैप्टर पढ़ाएंगे वहां पर आपको बताएंगे कि कुछ ऐसी ध्वनियां जो आज के रूप में अमान्य मानी जाती हैं, जैसे झ पहले दूसरी तरीके से लिखा जाता था, अब इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये हो गया च वर्ग। च वर्ग के बाद आता है आपका टे वर्ग। टे वर्ग, टे वर्ग में आपका आ जाता है टे है डे ढे और उसके बाद एंड। हमने डे और ढे यहां लिखा और इसी डे और ढे से जब आ का उच्चारण साथ में लगा दिया जाता है रा का आता है, साथ में रा का उच्चारण भी आता है, वही उत्क्षिप्त या द्विगुण या ताड़न जात वर्ण बनेगा। एड़े और एढ़े, एड़े और एढ़े होता है, उस पर मैंने चर्चा किया, बाद में और अच्छे से चर्चा करेंगे। तो क वर्ग, छ वर्ग, टे वर्ग। फिर आता है आपका ते वर्ग। ते वर्ग में आ जाएगा आपका ते थे दे धे ने। फिर आता है आपका पे वर्ग। पे वर्ग, पे वर्ग के अंतर्गत आ जाएगा साथियों प फ ब भ और मा। तो ये आपकी क्या है, देखिए इनका हमने बताया ना उच्चारण काल के आधार पर, यानी उच्चारण में क्या होता है, स्वर ध्वनियां स्वतंत्र होती हैं, व्यंजन ध्वनियां स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं। यानी ये क्या होगा, हमारे मुखाकृति जो मुख है, मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करके बोली जाती हैं, इसीलिए इनको स्पर्श वर्ण या स्पर्शी वर्ण भी कहा जाता है। अब जैसे का वर्ग का जो आप देख रहे हैं ये कहां से बोला जाएगा, कंठ से। च वर्ग तालु से, च वर्ग तालु से। टे वर्ग मूर्धा से। और उसके बाद आता है आपका ते वर्ग ते थे दे धे ने दंत से। और पे वर्ग आपका ओष्ठ से, ओष्ठ ओष्ठ से। तो ये इनका उच्चारण स्थान है। हम अभी आगे उच्चारण स्थान जब पढ़ेंगे तो वहां बहुत विधिवत चर्चा करेंगे, फिर भी थोड़ा सा जानते हुए चलिए। के वर्ग, के वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, टे वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, ते वर्ग का उच्चारण स्थान दंत और पा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुखों के, मुख का कहीं ना कहीं कोई ना कोई भाग स्पर्श करके बोली जाती हैं, इसीलिए इनको स्पर्शी ध्वनि, स्पर्शी ध्वनि कहा जाता है या स्पर्शी वर्ण होते हैं।
क्योंकि ये वर्ग के अंतर्गत रखे जाते हैं, इसीलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? वर्गीय व्यंजन भी कहे जाते हैं। वर्गों की संख्या कितनी है? 5। कौन कौन से 5 हैं? क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसीलिए वर्गीय वर्णों की संख्या कितनी होती? 5 × 25 यानी 25 होती है। कुछ विद्वानों के अनुसार अगर देखा जाए तो आप आगे चल के पढ़ेंगे एड़े और एढ़े, इन दो ध्वनियों को अगर काउंट कर देते हैं तो 25 और 2 मिलाकर के कितने हो जाते हैं? 27 हो जाते हैं। तो इतनी सी बातें समझ में आई। अच्छा, आगे देखिए, इसी में आप आगे पढ़ेंगे अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आता है य, व, र, ल। ये र, ल, व होता है, क्योंकि संस्कृत और हिंदी में अलग अलग है। या, व, र, ल की अगर बात करेंगे तो देखो ये साथ में इसलिए लिख दिया है साथियों, या, र, लावा होता है संस्कृत में और हिंदी में अंतर होता है। संस्कृत और हिंदी में अंतर इसलिए होता है क्योंकि जब संस्कृत में आप माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं तो माहेश्वर सूत्र में आयुड़, रीलिक, ए, अंग, ए, औच, हा, य, वरट, वहां पर आप क्या पढ़ते हो? देखो, हा, य, वरट। तो वहां पर ये हैवरट सूत्र के कारण या व रा, फिर हैवरट के बाद लण आता है, तो वहां पर ये या व रा ला लिखा जाता है। जबकि हमारी हिंदी भाषा में क्या होता है? या, रा, ल और उसके बाद व लिखा जाता है। तो इतनी सी अंतर आप जानते रहिए, ठीक है? य, र, ल और व। इसी य, र, ल, व में आप पाएंगे कि य और व जो होता है का जो उच्चारण होता है ये अर्ध स्वर की तरह होता है, ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। रा आपका प्रकंपित वर्ण होता है और ला आपका पार्श्व ले। आप देख रहे हैं बगल से हवा निकलती है, इसीलिए पार्श्विक ध्वनि या पार्श्विक वर्ण या पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। तो ये अंतस्थ वर्ण हो गए। अंतस्थ वर्ण के बाद आता है उष्म ध्वनियां। उष्म जो होती हैं रगड़ खा करके बोली जाती हैं, इसीलिए इनको संघर्षी ध्वनियां भी कही जाती हैं। इनकी संख्या 4 है। से, खे, से और है। से और है। ये से है जो आप देख रहे हो। से का उच्चारण स्थान क्या होता है आपने पढ़ा होगा। खे के उच्चारण स्थान क्या होता है आपने पढ़ा होगा। और इस से का उच्चारण स्थान आपने पढ़ा होगा। आपको बताना चाहूंगा, इनको जब यकार सकार में बांटा जाता है तो इन तीनों को सकार लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? सकार का स। जैसे आप इस सीटी वाले स को पढ़ रहे हैं, सकार का स कहने का मीन्स ये है कि इस स का उच्चारण स्थान क्या होगा। आप पढ़ेंगे सकार का ख, तो इस ख का उच्चारण स्थान क्या होगा। और सकार का ये सरौता वाला सा लिखेंगे तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, ये आप पढ़ेंगे। तो ये से जो होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। क्या होता है साथियों? तालु। तो सकार का तालु है। और ये जो ख यानी ये वाला स जो है ये सकार का मूर्धा के अंतर्गत आता है, इसीलिए सकार का मूर्धन्य वर्ण या मूर्धा कहलाता है। और इसके बाद ये स जो होता है साथियों, सकार का स होता है, ये दंती होता है, इसीलिए इसको दंती वर्ण कहे जाते हैं। और ये सा जो होता है बड़ा सा कहलाता है और ये सा छोटा सा कहलाता है। यानी सीटी वाले सा को छोटा, इसको बड़ा, और सरौता वाले सा को छोटा कहा जाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। ये व्यंजन ध्वनियां हैं। व्यंजन ध्वनियां कितनी होती हैं? 33। कौन कौन सी 33? आपने देखा कि व्यंजन वर्ण में हमने आपको दिखाया ये 5 वर्ग व्यंजन हैं। वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी आई? 25, 25 ये हो गए। और उसके बाद 4 आपके अंतस्थ वर्ण हो गए, 4 उष्म, तो 25, 4, 29, 4 कितने हो गए? 33 हो गए। आगे आप क्षेत्रज्ञ और श्रेय जो पढ़ेंगे वो संयुक्त व्यंजन होता है, उसको हम आगे के पार्ट में डिवाइड करेंगे। फिर भी इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बांटेंगे, डिवाइड करेंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, इसके कई सारे आधार दिए गए हैं जिस आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर मूलतः देखा जाए अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से व्यंजनों का वर्गीकरण 3 भाग में हम कर सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं पहला स्पर्शी, दूसरा कह सकते हैं अंतस्थ और तीसरा कह सकते हैं उष्म ध्वनियां। अब इनको लिखना कोई बड़ी बात तो नहीं हो, फिर भी लिख देता हूं, थोड़ा सा आप लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिए, फिर हम आगे एक एक पॉइंट को बताते हुए चलेंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण कर लेते हैं। देखिए, अध्ययन की सुविधा से व्यंजनों के 3 वर्गीकरण किए गए।
कितने? 3 वर्गीकरण किए गए। नंबर 1 हो गया स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। और दूसरा हो गया आपका अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण। और तीसरा हो गया साथियों उष्म या संघर्षी, उष्म या संघर्षी ध्वनियां, उष्म या संघर्षी ध्वनियां। स्पर्श वर्गीय व्यंजन जो होते हैं ये 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से 5 वर्ग होते हैं? क वर्ग, छ वर्ग, क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, और उसके बाद त वर्ग, और उसके बाद होता है आपका प वर्ग। यानी वर्गों को देखा जाए तो स्पर्श वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 हो गई। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, य, र, ल और वा। इसको अगर देखें तो अंतस्थ ध्वनियों की संख्या 4, ये उष्म की संख्या होती है 4। आपका तालु वाला सकार, और उसके बाद मूर्धा सकार, दंती सकार, और उसके बाद है, ये आपके हो गए उष्म या संघर्षी। यानी इनकी भी संख्या कितनी हो गई साथियों? 4 हो गई। समझ में आया कि नहीं? आगे आप चल के पढ़ेंगे जब उच्चारण स्थान अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, फिर आप पढ़ेंगे इचु यसा नाम तालु, तो वहां पर सा आ जाएगा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, और उसके बाद पढ़ेंगे ऋतु लता नाम दंता, तो वहां पर ये दंती हो जाएगा। तो ये आपका व्यंजनों का वर्गीकरण अध्ययन की सुविधा से अगर देखें तो व्यंजनों का हमने टोटल वर्णों की संख्या 33 बताई। 33 में आप देखेंगे 25, 4, 29, 4 मिलाकर के कितने हो गए? 33 हो गए। अब हम बात करेंगे आपको व्यंजनों के अगर वर्गीकरण, स्पर्श वर्गीय व्यंजन का वर्गीकरण किया जाए, अंतस्थ का वर्गीकरण किया जाए और उष्म का वर्गीकरण किया जाए, तब आप चल के पाएंगे उच्चारण की सुविधा से या प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। आगे चल के आप पाएंगे नाद की दृष्टि से वर्गीकरण, या फिर आप झंकृत, जो हमारी स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं उसके आधार पर वर्गीकरण। तो बात वही निकल के आएगी। हम ऐसा करते हैं कि पूरे स्वरों को और व्यंजनों को एक साथ वर्गीकरण की दृष्टि से आपके बीच में जो प्रश्न पूछा जाता है कि अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनते हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। आइए बात करते हैं हम अल्प प्राण और महाप्राण के आधार पर, यानी इसको लिखिए आप प्राणत्व के आधार पर। देखिए प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण। अब हम केवल व्यंजनों का वर्गीकरण नहीं करें, पूरी ध्वनियों का करें। प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, इसी को अलग अलग विद्वान ये देते हैं उच्चारण में वायु प्रक्षेप के आधार पर। तो लिख लीजिए उच्चारण में, उच्चारण में वायु प्रक्षेप, उच्चारण में वायु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण या वर्णों का वर्गीकरण। तो देखिए प्राणत्व के आधार पर, उच्चारण में वायु प्रक्षेप के आधार पर, या आप यह भी कह सकते हो मुख के द्वारा बोले जाने वाली ध्वनियों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तो तीनों तरीके से आप प्रश्न बना सकते हो। इतना हेडिंग आप समझ ही गए होंगे। तो देखिए प्राणत्व के आधार पर या उच्चारण वायु प्रक्षेप के आधार पर, या आगे चल के आप इसी को पाएंगे जो वायु मुख से निकलती है उसके आधार पर वर्गीकरण। तो 2 वर्गीकरण इसके किए जाते हैं। कितने वर्गीकरण किए जाते हैं साथियों? 2 वर्गीकरण किए जाते हैं। एक का नाम है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरे का नाम है महाप्राण, महाप्राण। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है साथियों, अल्प प्राण और महाप्राण। अगर हम बात करते हैं अल्प प्राण ध्वनि की, तो अल्प का मतलब देखो, इसको तोड़ोगे तो आप पाओगे अल्प प्लस प्राण मिलकर के बना अल्प प्राण। और यहां प्राण कहने का मतलब देखो, आप कहते हो ना वह इंसान, उसकी जो है आत्मा, उसकी प्राण उससे निकल गए। यानी प्राण जो होता है वायु के माध्यम से शरीर से क्या होता है, निर्मुक्त हो जाता है। तो प्राण कहने का मतलब है उसमें जो वायु है, उसी वायु के लिए कह रहा है। अल्प का मतलब होता है थोड़ा या कम या न्यून या ना के बराबर। तो देखो अल्प प्राण यानी वे व्यंजन ध्वनियां या वे ध्वनियां आप पढ़िए, केवल वे ध्वनियां
जिनमें मुखा से या फिर उच्चारण में वायु प्रक्षेप की मात्रा बहुत कम लगती है। शॉर्ट में आप समझने के लिए ये समझ जाइए, ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा की मात्रा बहुत कम निकलती है, या वे ध्वनियां जिनमें हमें मेहनत कम करनी पड़ती है, वे अल्प प्राण ध्वनियां कहलाती हैं। बोलो जल्दी से, समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं। अब बात अगर हम करें महाप्राण की, तो महा प्लस प्राण, महा प्लस प्राण मिलकर के बना आपका महाप्राण। महा का मतलब होता है अधिक, प्राण का मतलब हवा, जिसमें अधिक वायु आपका प्रक्षेप हो, अधिक हवा बहे, अधिक हवा निकले, वही क्या हो जाएगी, महाप्राण। अब आप जरा आप देख के चलिए, सुनिए, पढ़िए आप व्यंजन ध्वनियों को पहले पढ़िए। आप पढ़ेंगे क, देखो क, ख, ग, घ, तो यहां से आप क्या प्राप्त कर रहे हैं, देखो क, ख, ग, घ। ऑटोमेटिक आप ये देख रहे हो कि का को बोलने पर व्यंजन ध्वनियों में जो हवा की मात्रा है वो कम निकल रही है, ख बढ़ जा रही है, ग कम, घ अंग कम। तो कहने का मतलब देखो, आप मुख के आगे आप ऐसे हाथ लगा के देखो, क, ख, ग, घ, अंग, तो यहां से भी आप चीजों को प्राप्त कर रहे हैं। यानी अल्प प्राण ध्वनियां जो होती हैं, इसमें हवा की गति या हवा का प्रक्षेप बहुत कम होता है। इसके अंतर्गत पहला वर्ण व्यंजन वर्णों में जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, वर्गीय व्यंजन के वर्ग के पहले वर्ण, तीसरे वर्ण और पांचवें वर्ण। और ध्यान से सुनिए, अल्प प्राण के अंतर्गत व्यंजन ध्वनि में स्पर्श वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण, यानी क, ग और अंगा, क्या हो गया ये अल्प प्राण। और इसी में अल्प प्राण में ही आपका अंतस्थ वर्ण आ जाएगा, अंतस्थ ध्वनियां। अंतस्थ ध्वनियां कौन सी होती है साथियों, ये, रे, ले, वे। तो देखो आपके 1, 3, 5 और अंतस्थ ध्वनियां भी इसी के अंतर्गत आ जा रही हैं। अब देखो, यानी अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा प्लस अंतस्थ वर्ण, प्लस आप स्वरों का उच्चारण करके देखिए, अ, इ, ई, उ, उ, ए, ओ, अन, आ पे नहीं है ना, ओ अयोगवा है, अ, इ। तो आप स्वरों को देख रहे हैं, बहुत कम मात्रा लग रही है, यानी समस्त स्वर भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं साथियों, समस्त स्वर ध्वनियां भी अल्प प्राण ध्वनियां होती हैं। अब इनकी संख्या कभी कभी पूछी जाती है, तो देखो 3 तो ये वर्गीय वाले हो गए, तो 5 ये 15 ये हो गए, और 4 ये 15, 4 19 हो गया, और स्वर कितने हो गए, स्वरों की संख्या होती 11 और 19 11 मिलाकर के कितने हो गए, 30 हो गया, 30 हो गया। यानी अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या कितनी होती है, 30 होती है। अभी मैं आपको देखते हुए चलिएगा, चीजें बहुत बखूबी इससे याद होंगी। महाप्राण की बात कर लेता हूं, 1, 3, 5 यहां आया है, तो इसमें दूसरा और चौथा वर्ण हो गया, प्लस अंतस्थ यहां है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, उष्म ध्वनियां हो जाएंगी, प्लस कुछ और आएगा क्या, देखो दूसरा, चौथा, उष्म, से, खे, से, है। देखो अपने आप उच्चारण में आप देख रहे हो ना, हवा की प्रक्षेप ज्यादा बढ़ रही है। इनको आप काउंट करोगे तो आप पाओगे 5 दूनो 10 और 10 4 मिलकर के कितने होते हैं, 14 होते हैं। यानी महाप्राण ध्वनियों की संख्या कितनी हो गई, 14 हो गई। बोलो प्यार से, समझ में आया कि नहीं, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं साथियों। तो देखिए, प्राणत्व के आधार पर या उच्चारण में वायु प्रक्षेप के आधार पर 2 भेद बांटे, एक का नाम अल्प प्राण और दूसरे का नाम महाप्राण। अल्प प्राण ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जिनमें हमारी मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं वह बहुत कम के बराबर, बिना किसी अवरोध के निकलती हैं, ठीक है। या आप और भी ट्रिक समझ लीजिए इनको, इसमें हकार नहीं आता, हकार नहीं होता, इसमें हकार नहीं होता, जबकि महाप्राण ध्वनियां जो होती हैं इसमें हकार के साथ हकार होता है। हकार यकार क्या होता है आपको पता ही है, नहीं पता है तो हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें हकार, जैसे आप देखिए दूसरा ख ख ख, देखो हाथ छिपाए कि नहीं,
घ घ घ घ आ रहा है। अगर इसमें आप देखो क क क क ग अंग, कहीं हा नहीं दिखा। इसमें अगर आप लोग छ छ छ तो ये चीजें आप पाएंगे। तो इसमें हकार होता है और इसमें हकार नहीं होता। तो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। प्राणत्व के आधार पर आपने देख लिया। अब अगला लिखिए घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब देखो घोषत्व के आधार पर अगर आप वर्गीकरण कर रहे हैं तो इसी में आप यह भी पाएंगे कि जो घोष ध्वनियां हैं इसमें क्या है, गर्जना एक तरीके से निकल रही है। मुख की जो आवाज है, जो आवाज निकलने की क्षमता है, वह किस तरीके से गर्जन हो रही है। तो घोषत्व के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाएगा तो घोषत्व के आधार पर व्यंजन वर्णों के दो प्रकार बांटे गए हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं अगर हम उन पे बात करें तो एक को कहते हैं सघोष। चलिए पहले आ को आगे लाते हैं, अघोष, अघोष ध्वनियां, और दूसरा होता है सघोष ध्वनियां, सघोष। इसी सघोष को कहीं कहीं आप पाएंगे कि घोष ध्वनियां भी कहा जाता है। अब बात ये आती है कि आखिर घोषत्व आखिर होता क्या है। इसी को साथियों कहीं कहीं आप देखेंगे नाद की दृष्टि से भी लिख दिया जाता है। नाद की दृष्टि से व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण या ध्वनियों का वर्गीकरण। नाद का मतलब ही होता है गर्जन। गर्जन का मतलब होता है आवाज की जो आपकी झंकार होती है वह किस तरीके से निकलती है। अब जैसे हम अघोष की बात करें, अ प्लस घोष से मिलकर के बना अघोष, और आ का मतलब होता है नहीं के लिए आ का प्रयोग किया जाता है, और घोष का मतलब होता है गर्जन, गर्जन। यानी यहां से आप ये पाएंगे कि जिसमें गर्जन नहीं होता। अब अगर हम सिंपल सा वर्ण लिखें, गर्जन को लिख करके हम कह दें झंकृत, झंकृत। झंकृत का मतलब होता है स्वर तंत्रियों में हमारी झंकार उत्पन्न होना। एक तरीके से झंकृत का मतलब अगर आपकी भाषा में हम कहें तो कह सकते हैं झंकार, या आप ये कह सकते हो कि कंपन। यानी पूरी बॉडी जब आपकी हिल जाती है तो आप कहते हो झंकार या झंकृत ध्वनियां हो रही हैं। तो झंकार यही होता है। तो देखो अघोष यानी जिसमें हमारी स्वर तंत्रियां जो होती हैं वह झंकृत नहीं होती, यानी उसमें किसी भी प्रकार का झटका नहीं लगता। अब झटका नहीं लगता, ऐसी ध्वनियां अघोष कहलाती हैं। अगर हम बात करें सघोष, स प्लस घोष से मिलकर के बना सघोष, और स का मतलब होता है सहित, घोष का मतलब झंकृत या कंपन, यानी कंपन के सहित। अब इन वर्णों को अगर हम डिवाइड करें, भागे डिवाइड करने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि अघोष ध्वनियां जो होती हैं इसके अंतर्गत आप देखिए व्यंजन वर्णों को पहले बांटते हैं क, क, ख, क, ख। बहुत शांति से आप जा रहा, झंकार नहीं आ रहे, ग, घ, एंग। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारी स्वर तंत्रियां झंकृत हो रही हैं। तो अघोष वर्ण के अंतर्गत आपका प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर आ जाएगा, प्लस इसी अघोष के अंतर्गत ही आप देखेंगे तो आपका कौन सा वर्ण आएगा, अंतस्थ आएगा कि उष्म आएगा। सबसे ज्यादा जो समस्या बच्चों को होती है अंतस्थ और उष्म में होती है। यहीं से आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं। एक ट्रिक याद कर लीजिए मेरे साथियों कि हा ध्वनि जो है, हा क्या है, आपका सघोष वर्ण है, और वह एक ऐसा वर्ण है जो अपने परिवार से बगावत किया हुआ है। यानी उसके साथ के जितने लोग हैं वो कहाँ चले जाएंगे, अघोष में चले जाएंगे। यानी इसी में आपका आ जाएगा से, खे और से, जबकि है आपका क्या है साथियों, अघोष है। मैं इसको यहाँ पर सीधे लिख देता हूं, हा आपका क्या है, सघोष या घोष वर्ण है। अघोष में आपका पहला और दूसरा वर्ण, साथ में आपने देखा से, खे, से भी आ गया है। अब और अगर ध्वनियों को देखा जाए कि किसमें किसको डिवाइड किया जाता है तो 5 दूनो 10 और 3 मिलाकर के कितने हो गए, 13। तो अघोष ध्वनियों की संख्या कितनी होती है,
13 होती है। प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर अघोष होता है और उसके बाद उस्म का से, ख, से ये भी आपका अघोष होता है। सघोष ध्वनियों के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो पहला दूसरा यहां आ गया, यानी इसमें चला गया जाएगा तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है। साथ में आपका अंतस्थ वर्ण भी आपका क्या होता है, सघोष होता है। हा ध्वनि भी आपकी सघोष होती है। और तो और इसी में आपकी समस्त स्वर ध्वनियां जो होती हैं साथियों, यह भी सघोष होती है। यानी आपसे यह भी पूछा जा सकता है सघोष ध्वनियों की कुल संख्या। तो यहां से आप काउंट करेंगे 5 तिहाई 15 तो आपका वर्ण हो गए और 4 आपका अंतस्थ वर्ण, एक ये 11 स्वर, 15 4 19, 1 20, 10 30, 1 31 यानी 31, यानी सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, 31 होती है, 31 होती है। यहां तक चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। तो देखिए हमने पहले बात किया प्राणत्व के आधार पर या उच्चारण वाय में प्रक्षेप के आधार पर दो भेद होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत आपके प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, साथ में अंतस्थ वर्ण प्लस स्वर ध्वनियां होती हैं। अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या 30 होती है। महाप्राण के अंतर्गत आपका दूसरा, चौथा प्लस उस्म ध्वनियां होती हैं और ये हकार के साथ उच्चारण होता है। इनकी संख्या जो होती है 14 होती है। इनको एक साथ में काउंट करके आपको दिखा देता हूं। देखिए जैसे आप जब लिखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण लिखते हैं, तो आप ये जान जाइए अघोष और सघोष को। सबसे पहले हम अल्प प्राण और महाप्राण देखते हैं। पहला वर्ण अल्प प्राण, दूसरा आप देखिए उच्चारण के साथ देखिए क, ख, ग, घे, टंग। तो यहां से आप पाएंगे कि जो आपकी अल्प प्राण है क, बहुत धीरे से चला गया, ख उच्चारण के साथ, ग फिर उसमें, तो क आपका अल्प प्राण। पहली ध्वनि को आप आ मान लीजिए, आ से अल्प मान लीजिए, और पहली ध्वनि को ही आप अल्प प्राण, महाप्राण। अब इसको घोषत्व के आधार पर भी आप इसको आ मान लीजिए, यानी अघोष और सघोष। तो पहली ध्वनि जो होती है वह अल्प प्राण भी है और अघोष भी है। कभी कभी ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं जिसमें आपसे पूछता है कि जैसे पूछ लिया जय ध्वनि है, अल्प प्राण, अघोष, सघोष तीनों चीजें लिख दिया जाएगा, तो वहां पर ये चीजें आपको बहुत बेनिफिट करेंगी। पहली ध्वनि आपका ये क्या है, आ से आपने देखा अल्प प्राण और आ से आपने क्या किया, अघोष। अघोष याद करने का ट्रिक देखिए, अब यानी अघोष पहली ध्वनि और दूसरी ध्वनि अघोष होती है। पहली और दूसरी ध्वनि क्या होती है साथियों, अघोष होती है। बाकी के तीनों ध्वनियां क्या होती हैं, सघोष होती हैं। बाकी की तीनों ध्वनियां सघोष होती हैं। पहली और दूसरी ध्वनि अघोष, बाकी के तीनों सघोष होते हैं। पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। क्या होता है, अल्प प्राण होता है। बाकी दूसरा और चौथा ध्वनि जो होता है ये आपका क्या होता है, महाप्राण होता है। तो अल्प प्राण और महाप्राण होता है। तो ये डिवीजन आपका मिलता है घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। आशा करता हूं कि बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए आज के अंतिम पॉइंट पर आप चर्चा करते हैं। अब आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। जैसा कि आपको पता है जब अर्थ की दृष्टि से वाक्यों का भेद बांटा जाता है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में आप कारक पढ़ते हैं, कारक के प्रकार पूछा जाता है, कारक 8 प्रकार के होते हैं। मूल रूप से जो आप ग्रहों की संख्या पढ़ते हैं, पहले 9 था लेकिन यम प्लूटो को हटाने के बाद उनकी संख्या भी 8 ही पढ़ते हैं। तो 8 का बहुत बड़ा महत्व है।
उसी तरीके से यहां भी जान जाइए, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण आप करेंगे तो इनके भी 8 ही भेद होते हैं। ये कहीं और से नहीं मिलते हैं, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, वहीं से ये चीजें निकल के आती हैं। थोड़ा सा हम आपके बीच में उसको भी लिख देना चाहेंगे। चलिए, पहला हो गया आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या हो गया साथियों? स्पर्श व्यंजन। अभी अभी आपने पढ़ा स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत उसी को आपने वर्गीय व्यंजन भी डिवाइड किया था, लेकिन जब हम उच्चारण के आधार पर बात करते हैं तब हम नासिक ध्वनियों को अलग कर देते हैं, क्योंकि उसके लिए हम एक नया वर्ड लिखते हैं, नासिक ध्वनियां। इसीलिए उस स्पर्श व्यंजनों की संख्या उच्चारण के आधार पर कितनी होती है पूछा जाता है, तो प्रत्येक वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण जो होते हैं ये स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। यानी इनकी संख्या कितनी होती है? 16 होती है। कौन कौन से 16 होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा वर्ण, पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा वर्ण जो होता है यह स्पर्श होता है। स्पर्श के बाद दूसरा आता है साथियों अंतस्थ। और अगर हम अंतस्थ में बात करें तो अंतस्थ में केवल और केवल, क्योंकि उसके 4 तरीके से डिवाइड किए जाते हैं, इसीलिए हम उसको ना पढ़ करके इसी में आपके बीच में पढ़ लेते हैं उष्म या संघर्षी ध्वनियां। उष्म या संघर्षी ध्वनियां, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से 4 होते हैं तो आप पढ़ेंगे से, खे, से और है। अब आपसे आपकी परीक्षा में यदि पूछा जाए उष्म या संघर्षी ध्वनियों की संख्या कितनी होती है तो आप 4 ही बताएंगे। लेकिन जब 1913 में 1913 ईस्वी में भाषा आयोग के इंस्पेक्टर बनाए गए राजा शिव प्रसाद, जिनको सितार ए हिंद की उपाधि दी गई, जब हम साहित्य की क्लास लेंगे तो वहां पर चर्चा करेंगे, तो उनके अनुसार नुक्ता चिन्ह या अरबी फारसी के चिन्हों की संख्या 5 बताई, के, खे, गे, जे और फे। उनके अनुसार अगर हम देखें तो उन 5 नुक्ता चिन्हों को भी इसी के अंतर्गत लगा दिया जाएगा, तब इनकी संख्या 5 और 4 मिलाकर के 9 हो जाएंगे। लेकिन आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप 4 ही बताएंगे। अब देखिए, इस उष्म या संघर्षी के बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से आपका स्पर्श उष्म। बहुत ही गजब का प्रश्न पूछा जाता है। स्पर्श उष्म या स्पर्श संघर्षी 99% बच्चे गलत जवाब दे देते हैं, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन जान जाइए, स्पर्श उष्म या स्पर्श संघर्षी कहेगा तो इसके अंतर्गत 6 वर्ग के 4 वर्ण आएंगे इस शुरुआत के, यानी इसकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से? छे, जे और झ होता है। अब देखिए, तीसरा हो गया। चौथा देखिए आपका डे और ढ पढ़ते हैं, जिसको उत्क्षिप्त वर्ण के नाम से जाना जाता है। उत्क्षिप्त ध्वनियां, इनकी संख्या 2 होती है, एड़े और एढ़। एड़े और एढ़ पर हमने बहुत विधिवत चर्चा कर दिया, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब इसके बाद चौथे के बाद 5वां प्रकार आप पढ़ेंगे अर्धस्वर। अर्धस्वर को ही चल के आप आगे पढ़ेंगे, ये क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई भी संघर्षी नहीं होता है, कहीं ना कहीं इसका भी नाम दे दिया जाता है, लेकिन मूलतः जो नाम पूछा जाता है अर्धस्वर ज्यादा पूछा जाता है। तो या और वा ध्वनियां जो होती हैं इन चारों में, ये मूलतः अर्धस्वर होती हैं। बाकी हिंदी के अंतर्गत तो सारे विद्वानों ने लगभग चारों को अर्धस्वर की कैटेगरी में रख दिया है, लेकिन मूलतः जो है 2 ही ध्वनियां होती हैं जो अर्धस्वर होती हैं, यह और वह। एम गणना नाम च नासिका। अब यहां पर आ जाएगा नासिका। नासिका को ही क्या कहा जाता है? नासिक वर्ण कहा जाता है। आगे चल के आप पढ़ेंगे, इनकी संख्या 5 होती है। प्रत्येक स्पर्शी वर्ग का या प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण जो होता है वही नासिका से उसका उच्चारण होता है। जैसे आप पढ़ेंगे अंग, अंग, इया, आड़ा, मां और ना, ये आपकी क्या होती हैं साथियों? ये आपकी जो है नासिका या नासिक वर्ण होती हैं। इनकी संख्या 5 हो गया। तो देखिए, स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन, स्पर्श उष्म, उत्क्षिप्त, अर्धस्वर, नासिक। अभी 2 और बच रहे हैं। 2 कौन कौन से बच रहे हैं? आइए, एक तो आपका हो गया, देखिए ल क्या है आपका? ये पार्श्विक। आपसे पूछा जाता है
पार्श्विक ध्वनि या पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक को अगर आप तोड़ेंगे तो पार्श्व प्लस इक प्रत्याहार से बना। पार्श्विक, पार्श्व का मतलब होता है बगल से। जब आप ल का उच्चारण करते हो तो ये बगल से सांस, बगल से हवा निकल जाती है, इसीलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। तो ला क्या हो गया साथियों? पार्श्विक व्यंजन हो गया। और उसके बाद आपका होता है 8वां लुंठित। लुंठित या इसी को कहते हैं प्रकंपित। प्रकंपित ध्वनि के अंतर्गत रा आता है। रा का जब उच्चारण स्थान करते हो तो जैसे महिलाओं के बाल होते हैं लुंठाकार, उसी तरीके से रा का उच्चारण होता है, इसीलिए इसको जो है लुंठित ध्वनि या प्रकंपित ध्वनि के अंतर्गत रखा जाता है। इनकी संख्या 1 होती है और पार्श्विक ध्वनि 1 होती है। आशा करता हूं कि आज हमने आपसे चर्चा किया व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन का वर्गीकरण बहुत सिंपल सा वे में मैंने वर्गीकरण किया है। हम चीजों को बहुत स्टैंडर्ड लेवल में लाएंगे, हम बहुत भगा के नहीं पढ़ेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम समय को और बढ़ा देंगे, क्लास की संख्या बढ़ा देंगे, लेकिन हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से करते हुए चलेंगे। चलिए, एक प्रश्न जो आपके लिए आज का प्रश्न है, जिसका जवाब आपको देना है, उत्तर देना है आपको। चलिए, प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से स्पर्श ऊष्म वर्ण, स्पर्श ऊष्म वर्ण कौन सा है? ऑप्शन दे रहे हैं आपको, है, ये, रे, ले, वे, त्रम, ज्ञ, त्रट, जे, छे, जे, झे। तो इस प्रश्न का जवाब आप सभी साथियों को कमेंट के माध्यम से देना है। अगली क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे अभी व्यंजन के उच्चारण स्थान पर, व्यंजन क्या पूरी ध्वनियों का उच्चारण स्थान पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम स्वरों और व्यंजनों का विश्लेषण करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्लास होगी आपकी उच्चारण स्थान के बाद, जब हम आपसे ये चर्चा करेंगे स्वर एवं व्यंजन का विश्लेषण। जितने अच्छे से आप स्वर और व्यंजन का विश्लेषण करेंगे, आपकी आने वाली जितने भी आप चैप्टर पढ़ेंगे, चाहे आप संधि की बात करिए, समास की बात करिए, उपसर्ग की बात करिए, प्रत्यय की बात करिए, जितने भी आप चैप्टर पढ़ेंगे, यदि आप संधि में जैसे आप पढ़ते समय आपको बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं, वे समस्याएं आपको यहीं पर समाप्त हो जाएंगी। ठीक है साथियों, आशा करता हूं कि आज की क्लास आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।